6 महीने हो गए इंतज़ार करते करते। आज सीधे सीधे बता भी दो, कब कर रहे हो हमसे शादी? अरे हम प्रॉमिस करते हैं, जैसे ही हमारा तलाक हो जाएगा ना, बस हम पूरी तरह तुम्हारे हैं। ये बात तो हम कब से सुनते आ रहे हैं। अरे तो अगर तलाक नहीं भी हुआ तो तुम्हें पूरी तरह खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है? नहीं भी हुआ मतलब? तुम हमारे साथ सिर्फ मजे करना चाहते हो? तो जिंदगी में मजे के अलावा रखा ही क्या है? छोड़ो मुझे। बस एक दूसरे को खुशी देते रहो। देखो हम बताते कैसे, ऐसे। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। स्वीटी, मजे करेंगे, करो मजे, बदतमीज। स्वीटी, स्वार्थ और विश्वासघात, ये दोनों किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए, जिंदगियां बर्बाद करने के लिए काफ़ी होते हैं। किसी का चेहरा देखकर उसकी नीयत का पता नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी एक बड़ा सीधा साधा सा दिखने वाला इंसान भी भयानक वारदातों को अंजाम दे सकता है, ऐसी वारदातें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की कहानी ऐसे ही दगाबाजों और उनकी चपेट में आई मासूम जिंदगियों की है। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक। उड़ा लिए गुलशन अपने बॉयफ्रेंड के साथ। किसी बहुत फट्टू है, हमें आते देखते ही भाग गया। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसने नई गाड़ी ली है, इसलिए वो मिठाई देने आया था। अच्छा, अगर हम अभी घर नहीं आते ना तो उसके साथ कार में घूमने जाने का भी प्लान था ना? बोल। पिंकी बेटा तुम अंदर जाओ। कम से कम पिंकी के सामने तो ऐसी बातें मत बोलिए। तो तलाक क्यों नहीं दे देती हमें? उसके बाद जितने मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं ना, उड़ाते रहना। गुलछर्रे हम नहीं, आप उड़ाते हैं बाहर। हम कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है। और रही बात तलाक की, भूल जाइए उसे आप। कीचड़ उछालती हो हम पे, हाँ? और तलाक को कैसे भूल जाए? तलाक के पेपर पे तो हम तुमसे साइन लेकर रहेंगे। आपका मन हमसे भरा है और आपको तलाक देकर हम अपनी पिंकी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। और अगर आपको तलाक चाहिए तो ये घर और गांव की प्रॉपर्टी मेरे और पिंकी के नाम आप कर दीजिए। मनीषा, दीपक, तुम यहाँ कैसे? पूरे 11 साल बाद मिल रही हो तुम्हारी शादी के बाद। हाँ? अरे मैं तुम्हारे पुराने पति पे गई थी, फिर पता चला कि तुम वहां पे रहते ही नहीं हो। वो तो 4 साल पहले ही छोड़ दिया, लेकिन तुम यहाँ कब आई? पिछले साल मेरे पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, फिर माँ बाप के पास आ गई। अब वो भी नहीं रहे तो भाई रवि अब मेरा सहारा है। बच्चे तो कभी हुए ही नहीं। मैं तुम्हारा जैसा प्यार अपने पति को कर ही नहीं पाई दीपक, और ना वो मुझे। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी बीवी और बच्चे कैसे हैं? मेरी बीवी, उसका होना ना होना सब बराबर ही है। जगह जगह मुंह मारती फिरती है। अब लगता है माँ बाप के आगे जिद कर ली होती तो मैं तुम्हारी बीवी होती दीपक। पर अब तो तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है बीच में आने के लिए। हम लोग वापस से एक हो सकते हैं मनीषा। 11 साल पहले जो खुशी हम एक दूसरे को देते थे वो आज भी दे सकते हैं। सुनिए जी आपके पति दीपक वर्मा है ना जी। आपके पति को हार्ट अटैक आया है। क्या? उनको यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया मैंने। आप कौन है? मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ, उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। जल्दी आइए आइए। सीट बेल्ट बांध लो आप।
माँ कहाँ है? वो कब आएंगी? कब गई थी? दोपहर में। वो फोन घर पे भूल के गई है। आने तो उसको बताता हूँ अभी। आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो मनीषा? बेटा आप अंदर जाके पढ़ाई करो। हाँ हम बुलाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो? देख लेने दो, मुझे किसी का डर नहीं। मनीषा अरे मिठाई तो लाओ। तुम ना मुंह मीठा करो। पर ये कौन है? पहचाना नहीं? ये मेरा भाई है रवि। 11 साल पहले मिले थे तो छोटा सा था और हमारी मदद करने लायक नहीं था, लेकिन अब इसने हमारी मदद कर दी है। तुम्हारी बीवी को हमारे रास्ते से हटा दिया दीपक। सर पता नहीं हमारी बीवी राधा कहाँ चली गई। सर बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर कहीं नहीं मिल रही। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तुम निराश मत हो, तुम्हारी बीवी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यादव जी सर। इनकी मिसिंग कंप्लेन लो और कार्रवाई शुरू करो। आइए। थैंक यू सर। हेलो, आसपास देखो कुछ मिलता है? सर बॉडी आधी जली हुई है, चेहरा भी काफ़ी बिगड़ चुका है। ऐसा लगता है किसी ने पहचान मिटाने की कोशिश की है। सर ये सैंडल मिला है। कुछ मिला? सर अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे बॉडी की शिनाख्त हो सके। कितनी मिसिंग कंप्लेन है? सर तकरीबन 20 से 22 होंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और जितनी भी मिसिंग कंप्लेन हैं सबको शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। मनीषा अपना खोया हुआ प्यार हर हालत में पाना चाहती थी, इसलिए उसने एक हत्या की साजिश रची। वहीं दीपक जब उसे अपनी पत्नी की हत्या के बारे में पता लगा तो पुलिस के पास जाने के बजाय उसने मनीषा का साथ दिया। दीपक और मनीषा ने स्वार्थ में सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन इसमें राधा का क्या दोष था? और पिंकी, वो छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में उसके सर से उसकी माँ का साया छिन गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक नया मोड़ आना अभी बाकी था। माँ कितनी बार कहा है आपको? हमें बुलाया करो ना, हम हैं ना। बताओ आपको क्या चाहिए? अरे बेटा, इस उम्र में थोड़ी थोड़ी देर में बाथरूम जाना पड़ता है। अब तुझे बार बार तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता है। माँ आपने ऐसे कैसे सोचा? बेटी है तुम्हारी, आप हक से बोलो। जिंदगी भर हमें तो तुम्हें संभालना है। आइए आराम से। अच्छा माँ हम चलते हैं, आप ध्यान रखिए अपना। ये लो सामान की लिस्ट, आगे से खुद ही जाना सामान लाने के लिए। इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी। प्रकाश ये बाकी के पैसे कहाँ हैं? वो तो खर्च हो गए। क्या 500 रुपये खर्च हो गए? मुझे तुम्हें सामान लेने भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें पता नहीं मेरी हालत क्या है? अरे ब्यूटी पार्लर से इतनी इनकम नहीं हो पाती है, और तुमसे ना हम कमाई की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। हम तो कब से कह रहे हैं इस घर को बेच देते हैं, पैसों की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। इतना बड़े घर का करेंगे क्या? एक छोटा सा घर ले लेते हैं और एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे बेच दे घर? ये हमारा पुश्तैनी मकान है। दादाजी और पापा ने बड़े प्यार से इस घर को बनाया है। काफी यादें जुड़ी इस घर से, हम नहीं बेच सकते ऐसे। उन यादों को अचार डालोगी क्या? माँ की तबीयत देखी है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जहाँ भी बैठती है वहाँ पे कपड़े गंदे कर देती है। कम से कम उन पैसों से माँ के लिए एक अच्छी नर्स रख सकते हैं। प्रकाश अगर तू नौकरी कर लेना तो भी इस घर की हालत सही हो सकती है, समझा? हाँ मेरे काम करने से सब ठीक हो जाएगा, पर ये घर मत बेचना। तो फिर से शुरू हो गया, और मेरे जीते जी ये घर नहीं बिकेगा, समझे? अरे
अरे राजू, प्रीति दीदी, हाय। पढ़ाई कैसे चल रही तुम्हारी? अच्छी चल रही है दीदी। ये लो तुम्हारी चॉकलेट। थैंक यू दीदी। ए, क्या कर रहा है उधर? स्कूल नहीं जाना? चल अंदर जा तो जाके तैयार कर। ए, है क्या हाथ? क्या ये? चॉकलेट। कितनी बार कहा है अजनबी लोगों से कुछ मत लिया कर। समझ में नहीं आती बात एक बार में? चल अंदर। सुन, पता है ना माल किसको पहुंचाना है? पता है चाचा, लेकिन कल तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले अंकल हमें पकड़ लेंगे। चुप कर। छोटे बच्चे पर कोई शक नहीं करता। काम करेगा तो खाना मिलेगा, नहीं तो बहुत मार खाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। चल फटाफट दे क्या। शाबाश। खा बेटा। अरे प्रीति, आओ बेटा आओ, तुम्हारी राह देख रहे थे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते फूफा जी। खुश रहो बेटा। हाय विनोद भैया। मैं ना कहती थी कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की। जोड़ी? ये सब क्या चल रहा है माँ? हमें कुछ समझ नहीं आया। अरे प्रीति बैठ बैठ। वो क्या है ना प्रीति, विनोद हमें बहुत पहले से कह रहा है कि हमको प्रीति से ही शादी करनी है। हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन माँ हमें ऐतराज है। विनोद हमारा कजिन भाई है, बचपन से उसे भैया कहते आ रहे। अब ये अचानक से पति कैसे मान लूं मैं? सब जानते हैं कि विनोद हमारे जेठ का लड़का है। उनके स्वर्गवास होने के बाद हमने विनोद को गोद ले लिया था। अरे तुम्हारा भैया कहाँ से हुआ? अब कितना अच्छा रिश्ता है ना, घर की बात घर में रहेगी। ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। प्रीति प्रीति बेटा अचानक ये सब बात सुन के परेशान हो गई होगी। थोड़ा वक्त दो उसको सोचने के लिए। तू बैठ बेटा। ए प्रकाश उठ, ले समोसा खा। बैठ बैठ बैठ। घनश्याम क्या से लाया हूँ, बहुत पसंद है ना तुझे, खा। प्रीति, तुम शादी के लिए इनकार क्यों कर रही हो? तुमको पता है ना, हम तुमको बचपन से पसंद करते। बचपन में खेल में हर बार तुम हमारी पत्नी बनती थी। तब की बात और थी, खेल था वो। हमने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। देखो प्रीति, मेरा दिल मत तोड़। तुम्हें चाहिए तो और समय ले लो। हम सब सोच समझ कर ही कह रहे। बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी। अगर तुमको शादी नहीं करनी है ना तो ये घर बेच दो। ये घर हमारे भैया और पापा का है, इसमें हमारा भी हिस्सा निकलता है। सुन रही है ना आप? हमको हमारा हिस्सा चाहिए। ये सब कह के काहे को बात बढ़ा रही हो? देखो कितने परेशान हो गए तुम। दिमाग थोड़ा शांत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा। अब प्रीति को भी थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। जल्दी क्या है? अब खाओ बेटा, तुम समोसा खाओ। लो लो, अरे खाओ बेटा। ओके थैंक यू। सॉरी आई एम सॉरी। आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई बात ये नहीं। श्योर ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनिए, मेरा एक बिजनेस है। आई मीन MK एडल्ट डाइपर की जो एजेंसी है ना, वो मेरे पास ही है। उसी की मैं डिलीवरी करने आया था यहाँ पे। अगर आपकी पहचान में कोई एडल्ट हो जिनको इस तरह की कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताइएगा। वो हमारी माँ बीमार रहती है, तो क्या आपका प्रोडक्ट उनको काम आएगा? बिल्कुल आएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है, बहुत ही रीजनेबल है और कंफर्टेबल भी। ये बुजुर्गों को ध्यान में रखकर ही इसे बनाया गया है। वेट वेट वेट, ये लीजिए। ठीक है, कितने पैसे हुए? अरे नहीं, ये तो सैंपल है। आप इसे लेकर जाइए, अपनी मम्मी को बोलिए इसे इस्तेमाल करें। अगर वो कंफर्टेबल होंगी तो नेक्स्ट ऑर्डर आप जब देंगी ना तब मैं पेमेंट ले लूँगा। ओके ठीक है, थैंक यू। आपका पता? जी वो कस्टमर फॉर्म भरवाना पड़ता है ना, ये देखिए। अच्छा लिखिए। थैंक यू।
क्यों नहीं मानता मेरी बात? क्यों नहीं मानता मेरी बात? जो बोलने को करेगा करेगा ना? क्यों मारा इसे? क्या किया इसने? तो फिर आगे टांग अड़ानी? ये हमारा मामला हट जाता है। छोड़ इसे। इस पे ना दोबारा हाथ मत उठाना, वरना ना पुलिस को बुलाऊंगी। पता है ना, बच्चों के साथ मारपीट करना गैर कानूनी है। प्रीति जी। ओह हाय। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आंटी जी की तबीयत? माँ भी ठीक है। और हाँ, वो डायपर्स की वजह से काफी सुकून है उनको। थैंक गॉड। वो मैं यहाँ पे खाने के लिए आया था। यहाँ बहुत अच्छा पूरी भाजी का स्टॉल है, बहुत फेमस है। आप खाएंगी मेरे साथ? नहीं थैंक यू। क्या नहीं, आइए ना प्लीज, बैठिए। चलते। अरे प्लीज चलिए ना, वैसे भी अकेले खाने का मन नहीं होता है। प्लीज। खाने तुमको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं काफी अच्छा है। और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? माँ है और भाई है बस। पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी जिंदगी में बताने लायक ऐसा कुछ है नहीं। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। और बीवी बच्चे? मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ। वैसे कोई लड़की मिली ही नहीं आज तक, लेकिन हाँ, जिस दिन मिलेगी ना उस दिन डायरेक्ट शादी ही कर लो। प्रीति? विनोद? कौन है तू? विनोद? विनोद? अरे निकल रहा हूँ ना, एक मिनट। विनोद? क्या हुआ? क्या कौन है तू? क्या करता है इसके साथ? हमारी होने वाली बीवी है, समझ गए? विनोद जी क्या बदतमीजी है। ये सेल्समैन है। हमने माँ के लिए डायपर भी इनसे लिए थे। हम जानते हैं इन्हें। मिल गए थे तो पूरी भाजी खाने आए थे बस। पूरी भाजी? प्रकाश लेके जा इसको। चल हम करवाते हैं तेरी आज की। चल बैठ। क्या देख रहे हो बे? प्रीति के आसपास भी नजर आए ना, जिंदा गाड़ देंगे तुमको। ये जो डायपर लेके घूमते रहते हो ना, वो तुम्ही को पहनना पड़ेगा, समझ गए? चल निकल। वो ब्यूटी पार्लर के बाहर इंतज़ार करने के बजाय तुम्हें फ़ोन करें तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा नंबर देती हूँ। वो क्या ना, विनोद मेरा फ़ोन चेक करता है। ठीक है, और हमारा पुराना नंबर भी ना बंद हो गया है, तो हम तुम्हें नए नंबर से फ़ोन करेंगे। ठीक है? ठीक है। भैया दिन में ये सप्लाई का काम और रात को चौकीदारी, दो काम करके दिमाग भर आ गया है। पर क्या करें, परिवार के लिए सब करना पड़ता है। चंदन फ़ोन दे जरा अपना। क्या बात, नई लौड़िया पटाई होगा? भैया मौज तो आप ही ले रहे हैं। आज ये, कल वो, परसों कोई और हैं? हाँ, वो हम मनोहर लॉज जा रहे थे क्लाइंट से मिलने के लिए। अगर तुम फ्री हो तो वहीं आ जाओ, वहीं से फिर घूमने चलेंगे। Come. दीपक तुम्हारा क्लाइंट कहाँ है? शरबत बोला था, पानी नहीं। एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता है। आंटी, वो शरबत खत्म हो गया था। चलो पैर दबाओ अब। आंटी, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भी स्कूल का होमवर्क भी करना है। कामचोर कहीं की। स्कूल का होमवर्क भी करना है। पढ़ लिख कर लाट साहब बनेगी क्या? चुपचाप पैर दबा, वरना तेरा ना स्कूल जाना बंद कर दूंगी। दबा जल्दी। क्या हुआ? पापा, आंटी मुझसे बहुत काम करवाती है, मुझे होमवर्क भी नहीं करने देती। बेटा वो तुम्हारी माँ है, माँ की तो सेवा करनी चाहिए ना। चलो जाओ अभी अंदर जाओ, और आगे से ना इन सब बातों के लिए मुझे परेशान मत करना, ठीक है? चलो जाओ।
आज भी खाना बाहर से खाकर आए हो दीपक? अरे आज भी ज़्यादा काम था इसलिए बाहर ही खा लिया। दीपक, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तुम मुझे अच्छी तरह देखते भी नहीं हो। तुम्हारा कहीं बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? कितना शक करती हो तुम? हम अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, और अगर सबूत चाहिए तो चलो अंदर। अरे इस हालत में नहीं दीपक, डॉक्टर ने मना किया है। तुम्हारे ना यही नखरे पसंद नहीं है मुझे। दीपक! हाँ दीदी। रवि, हमें लग रहा है कि दीपक हमसे कुछ छुपा रहा है। शायद उसका कहीं चक्कर चल रहा है। सर, हमारी बहन प्रीति कल शाम से घर नहीं आई है। उसके ब्यूटी पार्लर से पता चला है कि वो कल 6 बजे वहाँ से निकल चुकी थी। तो तुमने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कल शाम को क्यों नहीं लिखाई? पुलिस 24 घंटे से पहले मिसिंग कंप्लेंट लिखती कहाँ है? प्रीति रोज कितने बजे घर आती है? वैसे तो सर वो 8 बजे तक आ जाती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा लेट आ रही थी। क्यों? शायद उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। किसके साथ? पता नहीं सर, मैंने कभी पूछा नहीं। शर्मा, प्रीति की डिटेल्स इनसे ले लो। सर। तुम्हें किसी पे शक है? प्रीति का किसी से कोई झगड़ा या अनबन थी? विनोद कहने के लिए हमारा कज़न है, वो प्रीति से शादी करना चाहता है, पर प्रीति उसे शादी नहीं करना चाहती है। विनोद, हम तो प्रीति से 2 दिन पहले मिले थे, हमको क्या पता वो कहाँ है। हमने सुना है तो प्रीति को बहुत परेशान करता है, बहुत चिल्लाता है उस पर। सर, प्रीति को तो हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, हमें भी उसकी फिक्र है, और आप हमें से सवाल पूछ रहे हैं। अब प्रीति की माँ अनुराधा का फोन भी आया था, वो बहुत परेशान है। आप प्रीति को ढूंढिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सर, प्रीति के मोबाइल रिकॉर्ड्स, उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन संगटा जंगल के आसपास की है, जिसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सर, कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है, ना कोई लेट नाइट कॉल्स, ना कोई ऐसे कॉल जिस पे बहुत देर तक बातें हुई। सभी कॉल्स या तो काम से रिलेटेड थी या तो फैमिली के साथ। सर, संगटा जंगल में एक लाश मिली है। जरा चेक करो, जरा आसपास चेक करो। सर, ये तो प्रीति है। जिसका डर था वही हुआ। सर, इसका सिर फटा हुआ है, शायद किसी भारी चीज से वार किया गया है। सर, ये सैंडल देखिए, मतलब वो सैंडल भी प्रीति की थी और वो यहाँ से कुछ दूरी पे मिली। सर, वहाँ से यहाँ तक घसीटा जाने का, खींचने का कोई भी निशान नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रीति यहाँ भाग कर पहुँची। हाँ, तो ये प्रीति यहाँ जंगल में क्यों भाग रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति का किसी ने किडनैप कर लिया हो और बाद में जब उसका किडनैपर यहाँ उसे मारने के लिए ला रहा हो तो ये बचकर भाग निकली? किडनैपर ने उसका पीछा किया और इस स्पॉट पे आके उसे दबोच लिया और मार डाला। सर, ये मोबाइल और ये पर्स मिला है। मोबाइल को एविडेंस बैग में डालो और साइबर सेल में भेजो। सर। नहीं सर, कुछ नहीं है। गुप्ता, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। सर, प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 22 फरवरी की रात 6 से 9 बजे के बीच हुई है। मौत की वजह सर पे भारी चीज, मतलब हथौड़े जैसी किसी चीज से कई बार वार किया गया है। शर्मा, प्रीति की 22 फरवरी की सारी टावर लोकेशन निकालो और सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर, जंगल के आसपास तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। प्रीति के घर के आसपास कुछ कैमरास मिले हैं, एक टीम उसकी फुटेजेस को खंगाल रही है। सर, हमने प्रीति की ब्यूटी पार्लर क्रॉस चेक किया, लेकिन प्रीति अपने पार्लर से करीब 6 बजे के आसपास निकल गई थी। फिर वो संगठा के जंगल में कैसे पहुंची? शर्मा, उस एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबको उठाओ
प्रीति के भाई ने बताया था प्रीति का किसी के साथ अफेयर था। सर उसने कहा तो था, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई बात सामने नहीं है। सर माँ, घर की तलाशी लो। सर क्या ढूंढ रहे हैं साहब? किस चीज़ की तलाशी? सर क्या ढूंढ रहे हैं आप? तलाशी के बाद बताते हैं। सर ये फोन मिला। ये फ़ोन किसका है? ये तो प्रीति का ही फ़ोन है, पर सर वो इसे इस्तेमाल नहीं करती थी। ठीक है सर प्रीति के पुराने फ़ोन को चेक किया। पिछले 1 महीने से वो सिर्फ एक नंबर से बात कर रही थी। सर वो नंबर किसी चंदन मिश्रा के नाम पे रजिस्टर्ड है। उठा के लाओ उस चंदन मिश्रा को। सर मैं हमने कुछ नहीं किया है। साहब उस दीपक सिन्हा का अफेयर चालू था प्रीति के साथ। उससे बात करने के लिए वो हमारा फ़ोन इस्तेमाल करता था। कभी कभी तो खुद ही जेब से निकाल लेता था साहब। पुरानी जान पहचान थी तो हमने मना भी नहीं किया। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब। कुछ अच्छी कहानी है। कहानी नहीं है साहब। ये देखिए साहब, ये है दीपक सिन्हा। शर्मा, इस दीपक सिन्हा की पूरी डिटेल्स निकालो। सर दीपक सिन्हा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चली। दीपक सिन्हा की 2 शादियां हुई। उसकी पहली बीवी राधा 8 महीने पहले 14 जून को अचानक से गायब हो गई। दीपक सिन्हा ने शिवनगर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज की। लेकिन सर ताज्जुब की बात यह है कि राधा के गायब होने के 1 महीने के अंदर दीपक ने दूसरी शादी कर ली, मनीषा के साथ। इंटरेस्टिंग। सर अभी दीपक मनीषा और अपनी पहली बीवी से हुई बेटी पिंकी उनके साथ शिवनगर में ही रहता है। शर्मा, शिवनगर पुलिस स्टेशन में जाके पता करो कि राधा मिसिंग केस का क्या हुआ। सर जिस दिन दीपक ने राधा की मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी उस दिन कमला नगर में एक जली हुई लाश मिली थी। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला 25 से 30 साल की औरत थी। गला घोंट कर उसको मारा गया। मैंने कुछ लोगों को बुलाया था बॉडी की शिनाख्त के लिए। हमें बॉडी के पास चप्पल मिली है, आप देखिए। क्या आप जानते हैं इसे? बॉडी के पास हमें चप्पल मिली है, क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? ये तो शुभांगी की चप्पल है। शुभांगी, हमारी बेटी की लाश। नहीं सर ये हमारी बीवी नहीं है सर ये इन्हीं की बेटी होगी सर। पता नहीं हमारी राधा के साल में होगी। राधा मिसिंग केस तो अभी भी ओपन है, लेकिन राधा का अभी तक कुछ पता नहीं चला। आपने बॉडी की डीएनए टेस्ट करवाई थी? नहीं, हमने डीएनए सैंपल लिया था, लेकिन चौबे फैमिली ने जब बॉडी की शिनाख्त कर ली तो हम लोगों ने बॉडी उनको सौंप दी। वेरी गुड शर्मा, ये डीएनए प्रिजर्व है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। इस चौबे दंपति को ढूंढो, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तब तक मैं इस दीपक की खबर लेता हूँ। ओके सर। प्रीति? कौन प्रीति सर? मैं किसी प्रीति को नहीं जानता सर। नाटक बंद कर। वो चंदन है ना तेरा सिक्योरिटी वाला, सब उगल दिया उसने। तेरा अफेयर था ना प्रीति के साथ। दीपक, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर सर क्या बोल रहे हैं? 22 फरवरी की शाम को 6 से 8 बजे के बीच कहाँ था तू? मैं तो ऑफिस में ही था सर। अच्छा, क्या सबूत है? सर सबूत तो हम खुद है सर। हमारा प्रीति के खून से कुछ लेना देना नहीं है सर। मैंने खून कब कहा? मैंने तो ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। वो तुम्हारी बेटी है? जी सर। जब तक प्रीति के कातिल नहीं पकड़े जाते शहर छोड़ के मत जाना। आपकी बेटी शुभांगी के केस के बारे में आपसे बात करनी थी। उसका कोई फोटो है आपके पास? जी सर, हम बहुत परेशान थे। हमने उस चप्पल को देखकर उस जली हुई लाश को अपनी बेटी मान लिया था। लेकिन सर, हमें लगता है कि हमारी बेटी आज भी जिंदा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? पिछली दिवाली को एक फ़ोन आया था और उस फ़ोन पे एक लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। और सर वो लड़की मुझे पापा बोल रही थी। लेकिन सर अचानक से ही कॉल कट गया। हमने उस नंबर पर कई बार कॉल किए
पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हमें लगा ये हमारा वहम है। उस वक्त भी हमें शक था कि शुभांगी किसी लड़के के साथ भाग गई है। पूजा ज़रा चेक करो इन लोगों का शक सही है या नहीं। सर शर्मा इन दोनों के डीएनए सैंपल ले लो और ज़रा मैच करा के देखो। सर सर मेडिकल रिपोर्ट जली हुई बॉडी शुभांगी चौबे की नहीं है। तो वो डीएनए दीपक सिन्हा की बेटी पिंकी से मैच करा के देखो। सर दिवाली के दिन चौबे फैमिली को जो कॉल आया था वो नागपुर के रमेश नगर के पीसीओ से किया गया था। ये नागपुर पुलिस को कांटेक्ट करो और देखो ये शुभांगी जिंदा है या नहीं। सर लीजिए भाभी, खाना खा लीजिए। ऐसे कब तक चलेगा भाभी? ऐसे में आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। खा लीजिए। अब भगवान की इच्छा के आगे किसका जोर चला है भाभी जी। हम भी तो प्रीति को अपने घर की बहू बनाने का सपना देख रहे थे, सब मिट्टी में मिल गया। जिसने भी ये किया है भगवान माफ नहीं करेगा उसको। जाने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता ना। हम है, प्रकाश है, हम सब आपका ख्याल रखेंगे। वैसे प्रकाश है कहाँ? हाँ ठीक है, जाओ जरा आसपास चेक करो, बॉडी चेक करो। सर ये तो प्रकाश है, प्रीति का भाई। एक ही परिवार के दो लोगों का खून होना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। सर इसके सिर पे भी वार किया गया है, घाव गहरा नहीं है, लेकिन ये चद्दर पे खून के निशान है और सर ये गले पे रस्सी के निशान है। ये देखकर लग नहीं रहा है ये क्राइम सीन है, लगता बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया है। सर ये चद्दर पे से बाल मिला है। इसे लैब में भेजो सर, और चादर को भी लैब में भेजो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर नागपुर पुलिस ने इंक्वायरी की है, हमारा शक सही निकला। शुभांगी नागपुर में रहती है अपने पति के साथ। ये रही उन दोनों की फोटो। सर शुभांगी ने कबूल किया कि उसकी माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए वो गोरखपुर से नागपुर भाग गई थी। गुड जॉब। इस शुभांगी को गोरखपुर आने के लिए बोलो। सर कुछ जली हुई बॉडी का डीएनए दीपक की बेटी पिंकी के डीएनए से 50% मैच करता है। वो बॉडी राधा की ही थी। सर एक और सस्पिशियस बात पता चली, दीपक और उसकी दूसरी बीवी मनीषा बहुत पुराने आशिक हैं और मनीषा का भाई रवि हिस्ट्री शीटर है, मारपीट के केस में अंदर जा चुका है। ये दीपक सिन्हा ने अपनी पत्नी राधा की मिसिंग कंप्लेंट 14 जून 2019 को दर्ज की थी ना? जी सर। ये मनीषा और उसके भाई रवि की 14 जून 2019 की डिटेल्स निकालो। चल बैठिए। मैम आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में मैं किसी का खून कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी उस दिन तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। चुप, एकदम चुप रहे। 8 महीने पहले शिवनगर पुलिस को जिस औरत की जली हुई लाश मिली थी वो तेरी बीवी राधा की थी और ये बात साबित हो चुकी है। तू बताएगा या तेरे हलक से निकलवाऊं? साहब हमने नहीं मारा उसको। साहब इसने मारा है उसको। साहब झूठ बोल रही है। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। 14 जून जिस दिन राधा का मर्डर हुआ, तेरे मोबाइल के टॉवर की लोकेशन उसी एरिया की थी जहां हमें उस औरत की जली हुई बॉडी मिली थी। पूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। साहब हमने कहा था ना, साहब यही खूनी है साहब। साले कमीने तेरे लिए किया मैंने सब कुछ। ये हमारे लिए किया, अपनी बहन के लिए किया। हमने कहा था राधा को मारने के लिए। मेरी बहन के नाम लगा तू। बहन से बीच में अब ये भी बताओ कि प्रीति और प्रकाश को क्यों मारा? साहब हम तो प्रीति से प्यार करते थे, हम क्यों मारेंगे उसको? साहब इसने ही मारा है साहब प्रीति को भी। अच्छा प्यार करता था तू? पहली बीवी को मारकर दूसरी शादी की और दूसरी बीवी के होते हुए तीसरी लड़की के पीछे पड़ा था तू।
अगर तू प्रीति की जिंदगी में नहीं आता तो ये उसे नहीं मारता, जिंदा होती वो आज। साहब, मैंने सिर्फ राधा को मारा साहब। आपके पति दीपक वर्मा है ना जी? आपके पति को हार्ट अटैक आया है। उसके अलावा मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब इसे नहीं मारा होगा ये। 22 फरवरी की शाम 6 से 9 के बीच कहाँ था तू? साहब मैं तो शादी में गया था साहब। और तू कहाँ था? हम ऑफिस में थे साहब। शर्मा, जरा पता लगाओ कितना सच बोल रहे हैं दोनों। और गुप्ता, जरा अच्छे से खातिरदारी करो इनकी। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। जाने दो प्रीति से। नहीं साहब आराम साहब। सर, शुभांगी को शिवनगर पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के लिए भेजा और ये प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी, लेकिन मौत से पहले उसके सिर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था। सर, प्रकाश के चद्दर पर उसके अलावा और किसी के भी हेयर सैंपल्स मिले। सर, आनंद नगर में जो सीसीटीवी कैमरास मिले थे उनमें से 2 कैमरा की फुटेज में कुछ ऐसा मिला है जो काफ़ी सस्पिशियस है। दिखाओ। सर, ये देखिए, प्रीति इस कैमरा के सामने से करीब 6:35 पे गुजर रही है और इस कैमरा के सामने वो करीब 7 बजे पहुंच रही है। मतलब सर उसे 25 मिनट लगे। लेकिन जब हमने इसके पहले के दिनों की फुटेज को कंपेयर किया तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए वो सिर्फ 10 मिनट ले रही थी। मतलब 15 मिनट के लिए ये प्रीति कहीं रुकी थी। लेकिन सर उस रास्ते पे सिर्फ एक बंद घर है, वहाँ क्या करने गई हो? अब ये तो पता लगाना पड़ेगा। जरा चेक करो, वो दरवाजा देखो। चलो जरा चेक करो। राजू सिंह, 6th डिवीजन, रूम नंबर 105, शंकर रोड, आनंद नगर। कौन है? बोलो। दरवाजा तोड़ दो कि तलाशी लो जरा। सर, हुआ क्या सर? ये क्या हो रहा है सर? ये सर, मैं इज्जतदार आदमी हूं, आप ऐसा कर नहीं सकते। इज्जतदार आदमी है तू? बेटा, ये बैग तुम्हारा है ना? खोलो इसे। तुम्हारे बैग में ये कट्टा कहाँ से आया? बताना कहाँ से आया? कट्टे स्मगल करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करता है तू? हाँ? नहीं सर। बोल बोल। सर, ये देखिए क्या मिला। इज्जतदार आदमी है तू? ये है तेरी इज्जत? बेटा जरा 22 तारीख को प्रीति दीदी से मिले थे? 22 तारीख को प्रीति दीदी से मिले थे? अरे राजू, इस समय स्कूल के कपड़े में और ये स्कूल बैग लेकर कहाँ जा रहा है? अरे भाग क्यों रहा है? तेरा बैग क्यों इतना भारी है? क्या है इसमें? ये कट्टा ये तेरे पास कैसे आया? तेरे चाचू ने दिया ना तुझे ये? हाँ। आज तो मैं उसका बंदोबस्त करके रहूंगी, उसे जेल भिजवाऊंगी। चाचा प्रीति दीदी को पसंद नहीं करते थे और प्रीति दीदी को गालियां देते थे। प्रीति के पुलिस में कंप्लेंट करने से पहले मार दिया उसको तूने? अरे साहब, मैं उस दिन उससे मिला ही नहीं। मैं पूरा दिन अपने घर में था। पता ना तेरा चाचा कहाँ था? वो क्या बताएगा? तू कितना सच बोल रहा है सब पता चल जाएगा। थाने चल के तेरे हलक में से उगलवाएंगे। लेके चलो इसे। हेलो, ठीक है, हम देखते हैं। सर, मुन्ना खबरी का फ़ोन था। आनंद नगर के मनोहर लॉज में हर कमरे में कैमरा लगे हुए हैं। वहाँ कपल्स आते तो उनकी रिकॉर्डिंग की जाए।
शर्मा, मैनेजर को लेके आओ। पूजा, हर एक रूम में बताओ कि हिडन कैमरे लगे हुए हैं, कोई पैनिक नहीं चाहिए। अब लोग जाओ, तलाशी लो। अरे साहब, हमने क्या किया बता दो साहब। साहब बोल, क्या हुआ साहब? कितना हफ्ता चाहिए? मैं देने को रेडी हूँ साहब। पैसे देगा तू? साहब बहुत पैसे आए तेरे पास? बट मैंने किया क्या है साहब? अभी पता चलेगा। गुप्ता, बाकी कमरे चेक करो। सर, ये 2 कैमरास मिले, बाकी कमरे चेक हो रहे हैं। क्या है ये? बोल साहब, बोल वरना मार मार के टमाटर की तरह तुझे लाल कर दूंगा। बताता हूँ साहब, हम तो सिर्फ यहाँ पे काम करते हैं साहब। हमें कहा गया था कि सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करके उसकी कॉपी बना के एक आदमी को भेजते रहे। वो आदमी हमें उस सेक्स वीडियो के बदले अच्छे पैसे देता है साहब। कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? शर्मा, जहां इन कैमरास की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो हार्ड डिस्क रिकवर करो। सर, मनोहर लॉज से जो हार्ड ड्राइव बरामद हुए थे उनमें कई सारे सेक्स वीडियोस मिले। सर, उनमें से एक सेक्स वीडियो में प्रीति भी है। प्रीति? सर, ये देखिए। कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं, तुम्हारा आशिक। प्लीज दीपक, ये सब मत करो। अरे प्रीति, प्यार करते हैं हम तुमसे, और कुछ नहीं होगा। दीपक प्लीज दूर जाओ। कुछ नहीं होगा प्रीति, मैं बोल रहा हूँ। दीपक मुझे छोड़ो। देखो, शादी के बाद ये सब ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ भी नहीं। मुझे घर जाना है। नहीं, मुझे प्रीति हमारी बात सुनो। सॉरी, अब वो गलती हो गई हमसे। प्यार करते हैं तुमसे इसलिए थोड़ा सा बहक गए थे, पर तुम्हारी मर्जी के बिना हम तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। सच कह रहे हैं। और जल्दी हम तुम्हारे घर आएंगे शादी की बात करने। सच? हाँ, प्रॉमिस। उठा के लाओ इन मर्डर्स के मास्टरमाइंड को। सर, सीधे सीधे सच्चाई बताओगे या और मार खाओगे? बता रहे हैं। उस लॉज से हमने जब नए वीडियो का स्टॉक मंगाया तो उसमें हमको प्रीति भी दिखी। हमारा माथा घूम गया, इसलिए घर जाते हुए प्रीति को हमने बात करने के बहाने गाड़ी में बैठाया और जंगल के पास लेकर गए। ये सब काम करती हो तुम? होटल में जाके रंगरलियां मनाती हो, कल को रास्ते में खड़े होकर धंधा करोगे। ये घटिया काम तुम्हें पसंद है, पर मेरा बेटा नहीं। देखिए फूफा जी, हमसे ना तमीज से बात कीजिए, और ये हमारा पर्सनल मामला है, आप बीच में मत पड़िए। प्रीति, तो जिसके साथ मुंह काला कर रही है ना होटल में, वो दीपक वर्मा, शादीशुदा है वो। 2 शादी की है उसने। उल्लू बना रहा है तुझे। झूठ बोल रहे हैं आप। और ये वीडियो दिखा के आप क्या बताना चाहते हैं? लॉज में कैमरा लगा हुआ था ना, ये सब आपको कैसे पता चला? आप पहले खुद के कैरेक्टर को देखो कि आप कैसे हो। फूफा जी, आपकी जो ये असलियत है ना, मैं सबको बताऊंगी। देखना, मैं सबको बताऊंगी। ये बात हमने अपनी बीवी को बता दी। पहले तो ये हम पे बहुत गुस्सा हुए, फिर इसको बदनामी का डर लगा तो। सुनो जी, हमको ना इस शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। अरे पुलिस वाला बहुत होशियार होते हैं, अगर उनको पता चल गया कि प्रीति का खून आपने किया है तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे फिर। कितनी बार तुमसे कहा है कि ये बातें मुंह से मत निकाला करो। हमने मारा प्रीति को। देखो प्रकाश, पुलिस के पास जाएंगे और सब कुछ सच बता देंगे। हमारी बात सुनो ना प्रकाश, हम समझा रहे ना तुमको क्या हुआ था। हम उसकी लाश चादर में लपेट कर लेकर गए, और जब फेंकने लगे तो हमको चादर पे खून लगा हुआ दिखा, इसलिए हमने चादर भी वहीं छोड़ दी। अब वही चादर तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। उस चादर पे तुम्हारे बाल मिले हमें। इन दोनों के खिलाफ दोनों मर्डर की चार्जशीट बनाओ। सर, प्रीति और प्रकाश के खून के आरोप में चरणदास और उसकी पत्नी सुमन को सजा मिली। दूसरी तरफ राधा की हत्या के मामले में कोर्ट ने दीपक, मनीषा और उसके भाई रवि को दोषी करार दिया। हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि किसी की सूरत देखकर उसकी सीरत का पता लगाया जा सकता है, लेकिन आज के जमाने में ये कहावत बिल्कुल लाजमी नहीं है। किसी पर भरोसा करना अच्छी बात है,
लेकिन भरोसा करने से पहले उस इंसान को अच्छे से जांच लेना, परख लेना बहुत ज़रूरी है। सतर्क रहकर ही ऐसे दगाबाजों से हम खुद को बचा सकते हैं। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी नई और सच्ची कहानियों के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और मैं आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क में स्वागत करती हूँ। खोलो, खोलो, खोलो। मम्मा, 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 खोलो, प्लीज खोलो। इंसानी दिमाग सृजन भी कर सकता है और सर्वनाश भी, और जब ये बेकाबू हो जाए तो बेलगाम दिमाग बेहद तबाही मचा सकता है। ये केस एक ऐसे शख्स के फितूर से जुड़ा है जिसके दिमाग में मचे उत्पात ने कई मासूम जिंदगियों को खौफ में डाल दिया। माँ मुझे आइसक्रीम चाहिए, मतलब चाहिए। बहुत हुआ नव्या, आइसक्रीम का आइसक्रीम नहीं मिल जाएगी तुझे। घर अगर आप मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाओगे तो मैं घर नहीं आऊंगी। नव्या क्या नाटक है ये? बाप बेटी ने जैसे कसम खा रखी है मुझे तंग करने की। घर चल, फ्रिज में बंद करके तेरी आइसक्रीम बना दूँ। घूर क्या रही है? नजर नीचे कर। देवकी नंदन जी, आप यहाँ? क्या हुआ? ज्यादा खुश नहीं लग रहे हमें देख के। देखिए देवकी नंदन जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? और आप ये क्या है? ये सब बंदूक? बिना बंदूक चलाए भी हम जख्म दे सकते हैं साहित्य श्रीवास्तव जी, ये तो आपने देख ही लिया है। खैर, अपनी गलती का एहसास हुआ ना, आगे से देवकी नंदन का कोई भी टेंडर रिजेक्ट मत करना। अगर दोबारा पेपर्स पूरे नहीं हुए तो मैं वही करूंगा जो पहले किया था। अरे ये तो सोचो, अगली बार हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। कोई चिंता विंता है कि नहीं फैमिली का? साहित्य तुम्हारी भाभी जी, राम राम। मीना, यही नाम है ना आपका? आई छुटकी का नाव्या। देवकी नंदन जी रुकिए। सब कुछ जानते हैं हम तुम्हारे बारे में। रामदीन, चॉकलेट दो बच्चे को। ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत है, लो बेटा। साहित्य जी, नया टेंडर खुल रहा है, इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप भी ध्यान रखिएगा। अगर पेपर सही नहीं हुए तो इस बार भी टेंडर हाथ से जाएगा, समझ लीजिए। ऐसी गलती मत करना, इस बार बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा जो कभी लौट के वापस नहीं आएगा, समझे? सत्यवादी हरिश्चंद्र की छठी औलाद समझते हो तुम खुद को? क्यों रही हो नव्या? बाहर अरे चुप कर तुम। सुन लेगी वो। ईमानदारी के नाम पे क्या मिला आज तक? हाँ, ट्रांसफर और डिमोशन। अरे 12 साल की शादी में 15 बार तो तबादला हो चुका है। भारत भ्रमण करने के लिए शादी की है क्या तुमसे? चैन से एक घर में नहीं रह सकते और ऊपर से ही धमकियां मिल रही है। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ तुम हो, और ऐसे हो, उसी का तो रोना है। देखो साहित्य, मैं बता देती हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मुझ पर या नव्या पर कोई भी आंच आए ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मीना, मैं भी तो ये चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। साहित्य तुम ना ये। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत होना प्लीज। अरे हाँ सुनो, आज रात को ना मेरी बॉस अर्चना मैडम आएगी खाने पे, तो मैं तुझे थोड़ी देर पहले नहीं बता सकते थे? अब आधे दिन में ये घर की सफाई, घर का खाना कैसे करूंगी मैं सब? मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। चलो मैं अब करता हूँ। देखो ये लोग कितने तमीज से सब बातें सुन रहे हैं। नव्या, मैडम जी जो भी पूछे उसका मुस्कुरा कर जवाब देना, समझी? रुको मैं देखता हूँ। सुनो, सब रेडी है ना? जल्दी करो, जल्दी। ओह नमस्ते मैडम। नमस्ते। आइए How are you? आई एम फाइन मैडम। आइए। मीना, हमारी मैडम अर्चना। ये मेरी बीवी मीना। क्या हुआ अर्चना जी, अब ऐसे क्यों देख रही हैं? मीनू, मीनू की बच्ची, अभी तक याद नहीं आया? जल्दी पहचान।
वरना शुक्ला सर से बोल के तुझे पनिशमेंट दिलवाऊंगी। अर्चना तू कैसी है, कितने सालों बाद। Too good, the food is too good। मैडम सारा खाना मीनू ने बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाती है। मीनू तो हमेशा से होना रही है। साहित्य, तुम्हें पता है ये हमारी क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट थी। इनफैक्ट हम सबको लगा था कि ये इंडिया में सेटल होएगी नहीं, अब्रॉड सेटल होगी, है ना मीनू? यही तुम्हारा प्लान था ना? हाँ। तो फिर तुम इस कार्टून साहित्य के चक्कर में कैसे आ गई? साहित्य, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ यार, डोंट टेक इट सीरियसली। छोड़ना यार, फिर कभी फुर्सत से बात करेंगे। डन। नेक्स्ट वीक माय हाउस? नहीं होगा अर्चना, कल मायके जा रही हूँ। पापा मुझे और नव्या को लेने आ रहे हैं। मैडम नेक्स्ट वीक के चक्कर में अभी का डिनर एंजॉय नहीं कर रही आप। लीजिए ना राइस, लीजिए। पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हो उसे पापा? वही पावर ऑफ अटॉर्नी। तो वकील साहब ने वो बना लिया है, मैंने बैंक पे बात भी कर ली है, बस सिर्फ तेरा सिग्नेचर हो गया कि हमारा जॉइंट अकाउंट खुल जाएगा। फिर कल मैं अगर नहीं भी रहा तो मेरे जगह तू सारे फैसले ले सकती है। पापा ऐसी बातें मत करो ना आप। मुझे चिप्स चाहिए। चुप कर, जब देखो तब जंक फूड खाना है तुझे बस। अरे इतना लंबा सफर है, भूख तो लगेगी ना, मैं कुछ ना कुछ ले आता हूँ। अभी बस आने में 10 मिनट है। नाना जी मैं भी चलूं आपके साथ? कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुझे क्यों जाना है, बदमाश। पापा आप ले आइए, हम यही है। चल बैठ। भैया 2 चिप्स देना। मीना, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। फोन क्यों ऑफ आ रहा है? हाँ पापा। बेटा वो मीना और नव्या तुम्हारे यहाँ आए हैं क्या? क्या? वो तो आप लोग के साथ गए थे ना, यहाँ क्यों आएंगे? देखिए सर, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, आप लोग थोड़ा और इंतजार कीजिए, हो सकता है सुबह तक वो अपने आप ही आ जाए। ऐसी बात मत कीजिए सर, देखिए बहुत डर लग रहा है मुझे। देखिए आप लोग बेकार में परेशान हो गए, आपने उसकी सहेलियों से बात की, हो सकता है वो अपनी किसी सहेली के घर पे गई हो। सर पर क्यों जाएगी मेरी बेटी कहीं? कितने अनाप शनाप चीजें सुनने को मिलती है न्यूज में, मालूम नहीं आप? मेरे बच्चियों के साथ ऐसा कुछ होगा तब कुछ चाहिए नहीं आप। क्या हुआ? अरे सर देखिए ना सर, ये मेरी बेटी और नातिन का मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। सर आप देखिए ना सर। सर अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। सर सिर्फ 5 मिनट हुए होंगे, मैं कुछ सामान लेने गया, आकर देखा कि दोनों गायब हैं। हमें लगा कहीं वो घर ना पहुंच गई हो, तो हमने जवाई बाबू को फोन किया। पापा वापस क्यों आती बिना? फिर भी सर मैंने पूरा मोहल्ला ढूंढा उन्हें, उनका कुछ पता नहीं चला सर, पूरा बस स्टॉप छाना, लेकिन किसी ने उनको देखा नहीं। उसका फोन भी बंद आ रहा है सर, मैंने कई बार ट्राई किया। क्या आज आप दोनों मियाँ बीवी का आपस में कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वो तो बहुत खुश थी। आप पापा से पूछिए ना। पापा। हाँ आपने मीना को कुछ कहा क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक है, जहाँ से दोनों गायब हुई थी आप इनके साथ जाइए, इन्हें वो जगह दिखाइए। गाड़ी रोको, यहीं रोको। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पे? खोलो प्लीज, क्यों बांध रखा है मुझे यहाँ पे? खोलो, मुझे प्यास लगी है, पानी तो दे दो। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए क्या? पैसे? कहाँ से लाऊं पैसा? एक ऑटो चलाने वाला इतने पैसे का इंतजाम कैसे कर सकता है बेटा? पापा आंटी ने मुझे बोल दिया है कि मैंने 2 दिन में किराया नहीं दिया तो कमरा खाली करना पड़ जाएगा। फीस देने की भी तारीख नजदीक आ रही है, अगर ऐसे रहा तो मेरी तो पढ़ाई छूट जाएगी। मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ ना, बस कुछ दिन तुम और संभालो, सब हो जाएगा। ठीक है पापा। पलक, आई एम रियली सॉरी कि लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया तुम्हें।
पर हॉस्टल के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हॉस्टल में कमरा नहीं मिलता। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। विजय सर, आप प्रोफेसर हैं, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे सिर्फ एक लेटर लिख के दे दीजिए तो मेरा दाखिला हो जाएगा। और आप जो बोलोगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ सर हेल्प मी। हाँ, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू। हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन। ओके सर। थैंक्स अक्षम, तुम नहीं होते तो क्या होता मेरा। बस क्या पता, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। किताबें क्या चीज़ है। पानी है क्या? प्यास लग रही है। पानी गाड़ी में तो नहीं है, मैं लेके आता हूँ। हाँ, हेलो विजय सर। कैसी हो? वो गिफ्ट कैसा लगा मेरा? बहुत अच्छा, आपका ही दिया हुआ टॉप पहन के आई हूँ। अच्छा सर, कॉल यू एट नाइट। या ओके, बाय। नहीं खाना है मुझे। नहीं, प्लीज रुक जाओ। सर 2 दिन हो गए हैं, कब मिलेगी हमारी बेटी? उसके साथ हमारे 11 साल की नातिन भी है सर। सर जरा हमारे बारे में सोचिए, रात को नींद नहीं आती, डरावने डरावने ख्याल आते हैं सर। आप देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, वो दोनों जल्दी मिल जाएंगे। ये बताइए, क्या ये मुमकिन है कि मीना खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई? अरे नहीं सर, वो हमें बिना बताए कहीं क्यों जाएगी सर? हम एक जॉइंट अकाउंट खोलने उसे बिजनौर लेके जा रहे थे। जाते वक्त उसने तो बिजनौर के अपने सहेलियों को फोन करके भी बताया कि उनसे मिलने आने वाली है। अगर उसके मन में कुछ और होता सर तो वो ऐसा क्यों करती? आप ही बताइए सर। अब साहिद के बारे में क्या बताओ साहब, 15 दिन पहले ही यहाँ आए रहने के लिए अपनी पत्नी और बेटी के साथ। ये साहित्य की पत्नी मीना, इनका बिहेवियर कैसा था? मीना भाभी बहुत भली थी, लेकिन उनकी बेटी बहुत जिद्दी थी। कभी कभार वो अपनी बेटी को डांट देती थी, लेकिन माँ बेटी में बहुत अच्छी बनती है। और मीना और उनके पति में? सर आस पड़ोस में मीना की किसी के साथ अनबन नहीं थी और ना ही अपने पति के साथ कोई झगड़ा था। वैसे भी दिल्ली में आए हुए सिर्फ 15 दिन हुए थे। हो सकता है सर मीना अपने आप से कहीं चली गई। लेकिन मीना के फादर ने बताया था कि मीना ने बिजनौर में अपनी फ्रेंड से बात की थी, उनसे मिलने का प्लान भी बनाया था। अगर मीना के जहन में खुद से कहीं जाने की बात चल रही थी तो मीना इस तरह का प्लान क्यों बनाती? सर मैंने मीना की कॉल डिटेल्स चेक की। सर किडनैपिंग वाले दिन मीना की 3 नंबर्स में बात हुई थी सर। एक नंबर मीना के पिता का है, एक नंबर किसी फूड डिलीवरी ऐप का है, और सर तीसरा नंबर अर्चना यादव का है, जो मीना के पति साहित्य की बॉस है। मिलते हैं अर्चना यादव से। ओके सर। वैसे साहित्य काफ़ी सीधा इंसान है। काम के मामले में उससे ज़्यादा सीरियस और ऑनेस्ट इंसान मुझे आज तक कहीं नहीं दिखा। एक जगह SEETAPUR लिखा है सीतापुर। यस सर। और ये देखिए एक जगह SITAPOOR लिखा है सीतापुर। सर पर नाम तो दोनों एक ही है ना? नाम एक है, पर बहस मत कीजिए, कल आइए ना। सर ये मेरा एप्लीकेशन। सॉरी सर, 4 बजे तक का वक्त था, यू आर लेट, कल आइए आप। सर ऐसा मत कीजिए, 4 बज के 1 ही मिनट तो हुआ है, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। देखिए सर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रूल्स आर रूल्स, प्लीज़ कल आइए। तब तो साहित्य ने अपने इस रवैये की वजह से, जिस तरह से आप बता रही हैं कि एकदम रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, काफ़ी लोगों को नाराज़ किया होगा, काफ़ी लोग उसे नापसंद करते होंगे। जी सर, इनफैक्ट उस पर एक इंक्वायरी भी चल रही है। जब वो लखनऊ में पोस्टेड था तब से। ऐसी इंक्वायरी? किसी ने कंप्लेंट कर दी ईडी को कि इसने रिश्वत ली है। अच्छा, जिस दिन साहित्य की बीवी मीना गायब हुई, मीना ने आपको कॉल किया था, क्या बात हुई थी? वो एक्चुअली अपने सारी फ्रेंड से मिलना चाह रही थी। उसने मुझे भी कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं बिजनौर आ जाऊँ, बस यही बात हुई थी। मैम आपको क्या लगता है, साहित्य की वजह से इतने लोगों का काम अटका, टेंडर कैंसिल हुए, क्या उनमें से कोई
साहित्य के परिवार के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? सर पॉसिबल है। जब वो लखनऊ में पोस्टेड था, हो सकता है उसने दुश्मनी मोल ली हो किसी से और उसी ने ये किया हो। शर्मा सर, लखनऊ जाओ। लखनऊ में साहित्य जहाँ पोस्टर था वहाँ रहते हुए उसने जितने भी टेंडर रिजेक्ट किए थे सबकी लिस्ट बनाओ। राइट सर। और सर, ये साहित्य लखनऊ में जहाँ रहता था वहाँ भी इंक्वायरी करता हूँ। अगर वहाँ पे इसकी किसी के साथ दुश्मनी होगी तो इसके आस पड़ोस में कोई तो जानता होगा इसके बारे में। करेक्ट, पता करो सर। दरवाजा खोलो प्लीज। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें भी मारना उसने? बोलो, तुम जानती हो क्या उसको? बोलो ना, कौन हो तुम? अरे बोलो। ये औरत कौन हो सकती है? कौन है वो आदमी जिसने हम दोनों को बंद कर रखा है? पलक, सुनना यार। मैंने तुझसे बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। अरे पिछले 1 घंटे से वेट कर रही हो, तू अब आ रहा है? अच्छा, तू जानती है कि मैं लेट क्यों हुआ? ये देख फोन मेरे लिए। थैंक यू। एक सेकंड। यार, ये तुम्हारा फोन हमेशा गलत टाइम पे बजता है। यार पापा का कॉल है, बस 1 सेकंड। जी पापा। पलक बेटा, मैंने 5000 रुपए भेजे हैं, किराया चुका देना। अब बहुत जल्दी कोचिंग की फीस भी भेज दूंगा, बस तू मन लगा के पढ़ाई कर। जी पापा, मन लगा के पढ़ाई करूंगी। जी। डैडी को क्यों परेशान कर रही है तू? पैसे चाहिए ट्यूशन के लिए, उससे ले ले। Hey, hi. Hi. You're looking damn hot, huh? You also looks fine. Biceps अच्छे बनाए। Thank you. You can touch if you want. Not bad. Rocky. पलक। ए रोकी, दूर रह, मेरी बंदी है। अबे तेरी बंदी खुद मुझे भाव देती है, इशारा समझ उसका। और तेरा ना सिर्फ नाम सक्षम है, काम में नहीं। अबे ओए, सक्षम ज्यादा मत बोलियो, समझा ना? वरना आया कार में है, जाएगा एम्बुलेंस में। सक्षम छुपो उसको। तुम चलो मेरे साथ। वो रॉकी तो कमीना है, लेकिन तुम्हें उससे चिपकने की क्या जरूरत थी? सक्षम देखो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बहुत रात हो गई, तुम घर जाओ, हम इस टॉपिक पे कल भी बात कर सकते हैं। एंड यू नो ना, आई लव यू। अब तुझे दिखा दो यहाँ से एम्बुलेंस में कौन जाएगा साले। आजा साले। सक्षम, रॉकी क्या कर रहे हो? स्टॉप इट तुम लोग। ए, रुको, क्या गुंडा कर दिया ये? बुलाऊं मैं पुलिस को? मैम प्लीज, मैम आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना पलक, तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ। मैम प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। मैम प्लीज मेरी। तुम्हें भी मारना
मीना एक बहुत अच्छी औरत है, उसकी मोहल्ले में हर किसी से बनती थी, लेकिन जब से वो घपला हुआ है सब बदल गया है। कैसा घपला? मोहल्ले में कुछ 30 औरतों ने मिलकर एक बीसी शुरू की थी। हर महीने उसमें 500 रुपए डालते थे। कांता नाम की एक औरत थी जो इस सब का रिकॉर्ड रखती थी। कांता और मीना इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। एक दिन कांता गायब हो गई और फिर नंदिनी के पति योगेश ने बहुत बवाल खड़ा किया था। झूठ मत बोल मीना, तू भी मिली हुई है ना उस कांता से? तेरे भरोसे पर अपनी सारी बचत के पैसे जमा किए थे हमने। योगेश भाई, कांता ने धोखा दिया, उसमें मेरी क्या गलती? मेरे पहले से वो यहाँ रहती थी ना, आप सब तो जानते थे उसे। लेकिन तुम लोग गुपचुप तरीके से मिलते थे। कांता के गायब होने से पहले भी तुम उससे मिली थी एक बार। अरे लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब कुछ नहीं, हमें हमारे पैसे चाहिए बस। मेरे पास कोई पैसे नहीं है योगेश। पैसे वापस कर वरना मैं तेरी जान से मार दूंगा। पैसे वापस कर मेरे, मुझे नहीं पता। पैसे वापस कर, पैसे वापस कर मेरे, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर, मुझे मेरे पैसे वापस कर, मुझे नहीं पता। मेरे पैसे वापस दे, मेरे पैसे वापस दे, पुलिस को पैसे वापस दे, पैसे वापस कर मेरे। ये योगेश रहता कहाँ है? वो सब तो कुछ महीनों पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए। ये योगेश दिल्ली में कहाँ रहता है पता है आपको? नहीं, ये तो नहीं पता। सर, ये देवकी नंदन सेंसवाल बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और उसके कई सारे टेंडर्स रिजेक्ट किए थे साहित्य ने। हमने बोला ना किसी और से बात नहीं करेंगे हम। साहित्य श्रीवास्तव को बुलाओ। कहाँ छुपा बैठे हैं? मैं हूँ साहित्य श्रीवास्तव। बताइए क्या काम है? काम तो तुम अपना ठीक से नहीं कर रहे हो। देवकी नंदन नाम है हमारा। हमारा टेंडर कैसे नहीं पास हुआ? मैंने जो कुछ भी किया है नियम के हिसाब से किया है। नियम डालो अपने। अब बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी अभी देखे नहीं हो हमारा। अरे जो बार बार नियम नियम कर रहे हो ना, ये नियम तुम्हें बहुत जल्द यम के पास ले जाएगा। मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। अब देखना, तू डरेगा भी और रोएगा भी। और यही हुआ सर, क्योंकि उसके बाद साहित्य पे ईडी में फाइल कंप्लेंट की गई और उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। और ये सब देवकी नंदन की धमकी के बाद हुआ? जी सर, लेकिन इतना ही नहीं हुआ सर, उस पर हमला भी हुआ था। साला ज्यादा हीरो बनने का शौक है तेरे को? सर, ऑफिस वालों को तो कहना ये भी है कि साहित्य पे वो हमला देवकी नंदन ने करवाया था। और इसी के बाद साहित्य का ट्रांसफर दिल्ली हुआ? जी सर, उसने साहित्य का ट्रांसफर दिल्ली इसलिए करवाया ताकि वो उसे ह्यूमिलेट कर सके। तो साहित्य पे ये हमला हुआ कहाँ था? सर, यही ऑफिस के सामने वाली लेन में। मीना, तुम जहाँ भी हो प्लीज लौट आओ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। प्लीज नव्या को लेकर आ जाओ प्लीज। मैं क्या करूं मीना? मैंने पुलिस को फोन करके शिकायत दर्ज की ना, अब वो देख लेंगे योगेश को। अब ये सामान अंदर रखो प्लीज। अरे कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारी बीवी पे हमला हुआ, मेरी जान जा सकती थी, मेरा गला दबाया गया और तुम्हारा खून नहीं खोला मुझे देखकर। मैं क्या करूं? वो पुलिस का काम है, पुलिस को करने दो। देखो, मैं कानून हाथ में नहीं ले सकता। ये सब बंद करो प्लीज, सामान अंदर रखो। जो आदमी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे पति के साथ मुझे नहीं रहना। चल नव्या। जिद मत करो प्लीज, रुक जाओ। चल नव्या। मीना प्लीज रुक जाओ। मीना प्लीज रुक जाओ। मीना प्लीज वापस आ जाओ नव्या को लेकर। मीना, तुम पहले जब भी गई वापस आई, इस बार भी आ जाओ। सर, ये लड़का जिसने साहित्य की पिटाई की थी, लखनऊ पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लखनऊ पुलिस से बात की मैंने। पर योगेश का क्या हुआ, जिसका मीना से झगड़ा हुआ था? कुछ पता चला कहाँ हुआ? अभी तक तो नहीं सर, पता कर रहे हैं। इस देवकी नंदन से ही मिलना पड़ेगा, लेकिन पहले साहित्य से मिलते हैं। अशोक, क्या कर रहे हो? साहब, मैंने इनको बुलाया साहब। वो साहित्य है ना हमारा पड़ोसी, उसको कोई अंदर बंदूक रखे हुए था और मैं इधर ही रहता हूँ साहब। उसके चेहरे पे बहुत सारे खून के निशान थे। एक मिनट, अब पहले सांस लीजिए, फिर तफसील से बताइए क्या देखा आपने। साहब, मैं सब्जी लेके बाजार से आ रहा था, बाहर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी, गेट पे गाड़ी लगा दिया। अक्कल नाम की चीज ही नहीं है। अरे
फिर मैं ना अंदर साहिद के घर से टूटने फूटे की आवाज़ सुनी। जब मैं आया तो दरवाजे को धक्का दिया लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। फिर मैं खिड़की से देखा तो साहिद को ना कोई बंदूक रखे हुआ था सर पे और उसके चेहरे पे मार के निशान थे। ये देख के डर गया साहब। फिर मैं जाके हवलदार साहब को बुला के लाया। जब मैं आया तो देखा दरवाजे में ताला लगा हुआ है और वो काले रंग की गाड़ी भी गायब थी। वो जो काले रंग की गाड़ी थी उसका नंबर याद है आपको? साहब नंबर तो याद नहीं लेकिन हाँ यूपी का नंबर प्लेट था। इस विंडो से देखा था आपने? हाँ साहब। ताला तोड़ो। सर सर इतने खून के धब्बे, साहित्य को बहुत बुरी तरह से पीटा होगा उसने। पहले साहित्य की बीवी और बेटी को गायब किया गया। मुमकिन है ये सब किसी एक ही शख्स का काम हो, पर ऐसा कौन है जो साहित्य और उसके परिवार के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ा हुआ है? साहित्य के गायब हो जाने से ये गुत्थी और ज्यादा उलझ गई थी। देवकी नंदन और योगेश दोनों पुलिस के प्राइम सस्पेक्ट्स थे, लेकिन दोनों गायब थे। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। साहित्य पर जिसने हमला किया था पुलिस को उसकी भी तलाश थी। पुलिस को शक था कि देवकी नंदन ने उसे हायर किया था इस काम के लिए। लेकिन जब सच सामने आया तो न सिर्फ पुलिस के सारे अनुमान गलत साबित हुए, बल्कि जो सामने आया वो किसी की भी सोच से परे था। लेकिन उस समय पुलिस की सबसे पहली प्रायोरिटी थी मीना और नव्या को ढूंढना। क्या चाहते हो तुम लोग? मुझे जाने दो। क्यों मार रहे मुझे? मेरे क्या बिगाड़ा है तुम लोग? रीना, ये पलक है जिसके बारे में बात कर रहा था। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अरे पलक, थैंक्स की क्या ज़रूरत है? इस घर को तुम अपना ही घर समझो। और हमारी भी एक छोटी बेटी है, हॉस्टल में पढ़ती है वो। उसका कमरा आज से तुम्हारा। चलो आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, शॉपिंग करनी है, देना जरा। यार इस महीने बहुत खर्चा हो गया, नेक्स्ट मंथ। तुम ना हर महीने ऐसे ही करते हो। इस बार तो मैं खर्चा कर देती हूँ और मंथली खर्चे के साथ मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ले लेना। विजय सर 2000 रुपये ले रही हूँ, ज़रूरत है मुझे। थैंक यू। पलक, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद ये सब नहीं होना चाहिए। ओह अच्छा, फोटोज भूल गए क्या आप सर? दिखाती हूँ मैं वापस से। ये देखिए, देखा? तो आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है मुझसे और मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है आपसे। तो अगली बार कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं ये फोटोज मैंने आपकी वाइफ और बेटी को नहीं औकात मेरे जान से मार दूंगा तुझे। बहुत नौटंकी हो गई तेरी, समझे तू? विजय सर, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ मुझे। विजय, क्या कर रहा है ये तू? मैंने कुछ नहीं किया, ये पकड़ के खींची मुझे वहाँ। नौटंकी बहुत बड़ी। ये इतने दिनों से मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। मेरे पास फोटोज है और जब आज मैंने इनके साथ ये सब करने के लिए मना किया तो रहने का ठिकाना दे, तेरे को छोड़ भी घटिया आदमी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। देवकी नंदन, योगेश और ये लड़का, इन तीनों में से किसी ना किसी का इस केस से ताल्लुक जरूर है। सर कहाँ? सर मैंने साहित्य के घर और किडनैपिंग एरिया दोनों जगह के डम डेटा स्कैन किए। सर वहाँ पे 3 नंबर्स ऐसे मिले हैं जो मीना के गायब होने के वक्त भी वहाँ एक्टिव थे, और सर जब कल साहित्य गायब हुआ तब भी वहाँ एक्टिव थे। सर पहला नंबर ये विजय तिवारी है सर, लखनऊ का रहने वाला है। सर्विस प्रोवाइडर को जो इसने एड्रेस दिया था सर अभी वहाँ नहीं रहता है। और सर दूसरा नंबर देवकी नंदन का है, और सर तीसरा नंबर इस लड़के का है, सक्षम नाम है सर इसका, और ये भी लखनऊ का रहने वाला है।
इस सेक्शन का एड्रेस लोकल पुलिस को दो और देवकी नंदन और योगेश उठाओ दोनों को। सर। साहब आपके लोगों ने खामखा उठा लिया हमें। ये इत्तेफाक की बात है, हमारी बहन उसी इलाके में रहती है जहां साहित्य रहता है। और जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन तो हम साहित्य के घर गए भी नहीं थे, हम तो अपनी बहन के घर में थे। हाँ, उससे कुछ दिन पहले हम साहित्य के घर जरूर गए थे थोड़ी मस्खरी करने, लेकिन उसको या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमारा बदला उसके साथ उसी दिन पूरा हो गया था जब हमने उसका ट्रांसफ़र लखनऊ से दिल्ली कराया था। अब हम बिना कारण उसको या उसके परिवार को क्यों उठवाएंगे? जब बिना कारण तुम उसे धमकाने के लिए गुंडे भेज सकते हो तो किडनैप भी करवा सकते हो। सक्षम को भेजा था ना उसे धमकाने के लिए। कौन सक्षम? कौन है ये लड़का? कसम से हम पहली बार देख रहे हैं इसको। जब तक सच नहीं बोलोगे हमें तुम बार बार देखोगे। दिखाओ जरा से। साहब ऐसा मत कीजिए। साहब मुझे तो पता भी नहीं था कि साहित्य और मीना दिल्ली में है, और गुस्सा तो मीना को लेकर था साहब। मैं उसकी बेटी को क्यों उठाऊंगा साहब? इसको ही भेजा था ना तूने साहित्य को पीटने के लिए? नहीं साहब, मैं इसे नहीं जानता साहब। तोड़ो इसे। साहब मेरी बात तो सुनो। साहब सर, ये योगेश और देवकी नंदन दोनों एक ही बात पर अड़े हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। सर एक कॉमन लिंक मिला है सर। साहित्य के मोहल्ले की एंट्रेंस पे एक सीसीटीवी है सर। जिस दिन साहित्य गायब हुआ था उस दिन वहाँ पे एक ब्लैक कलर की कार को स्पॉट किया गया था। ये देखिए सर। और सर सेम कार को उस बस स्टॉप पे भी स्पॉट किया गया था जहाँ से मीना गायब हुई थी। सर मैंने नेबर से क्रॉस वेरीफाई किया, ये वही कार है जो साहित्य के घर के बाहर खड़ी थी। सर ये उस कार के ओनर की डिटेल्स हैं। यूपी का नंबर और विजय तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। विजय तिवारी? एक मिनट सर, साहित्य के एरिया में जो 3 नंबर एक्टिव थे तो उसमें 1 नंबर विजय तिवारी का था। लखनऊ पुलिस की मदद लो, ये विजय तिवारी इस खेल का मास्टरमाइंड हो सकता है। सर प्लीज साहित्य को मत मारिए, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। प्लीज प्लीज नहीं प्लीज नहीं। क्यों हम सबको देख पा रहे हो? सर क्या? सर विजय तिवारी की कार दिल्ली बॉर्डर के पास जहांगीरपुरी में स्पॉट हुई है। लोकल थाने से कांटेक्ट करो, पता लगाओ जल्द से जल्द कि ये कार इस वक्त कहाँ है। मीना 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 मुझे माफ कर दो मीना, सब मेरी गलती है मीना, जिसकी सजा तुम दोनों भुगत रहे हो। मीना अगर यहाँ से बच के निकले तो एक मौका देना मुझे, मैं तुम्हें शिकायत का नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर, मैं कुछ नहीं। जय सर। कांस्टेबल संदीप जख्मी, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हॉस्पिटल भेजना होगा। चलो अंदर कवर करो, गो 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 गो, गेट हिम, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक, जल्दी हॉस्पिटल भेजो। विजय, फायर मत करो, तुम्हारी जो भी डिमांड है हम पूरी करेंगे, लेकिन पहले साहित्य और उसके परिवार को छोड़ दो।
बोलो क्या चाहते हो? विजय, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं कि अंदर तुम ही हो। तुमने उन तीनों को किडनैप करके रखा हुआ है। हमारी एक टीम तुम्हारे लखनऊ के घर तक पहुंच चुकी है। बोलो क्या चाहते हो? अच्छा किया आप लोग आ गए, मैं आप ही को फोन करने वाला था। कल से बहुत बदबू आ रही है। कौन कौन रहता है यहाँ पर? विजय तिवारी जी और उनकी वाइफ। भाभी जी तो बहुत दिन से दिखाई नहीं दी और विजय जी भी गायब हैं। विजय, मुझसे बात करो, अपनी डिमांड बताओ, लेकिन पहले साहित्य और उसके परिवार को छोड़ दो। विजय, बोलो क्या चाहते हो तुम? टॉक टू मी। ये देखिए, अगर चारों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चारों? सर कहीं वो चौथा आदमी मीना के फादर कृष्णकांत तो नहीं? सर रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो एक बार ही पुलिस स्टेशन आए, उसके बाद ना वो आया ना उनका कोई फोन। ट्राई टू कॉल हिम। सर मैं एक टीम पीछे ले जाकर घर के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ। नो, हम रिस्क नहीं ले सकते। अभी हमें कुछ पता नहीं कि विजय के साथ उसके अलावा और कितने लोग। कांट टेक दिस रिस्क। अभी यहीं रहो, बट एक टीम तैयार रखो अपने साथ। ओके सर। मैं बस यही कहना है था आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं लकीली कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस आ गई है साहित्य, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, तुम नहीं जानती हो, आदमी बहुत खतरनाक है। वो खुद को बचाने के लिए समझ नहीं रही हो मेरी बात। वो आ गया, हमें जी नहीं होगा। मैं आऊँगा। सर, हम गलत सोच रहे थे। घर के अंदर जो आदमी विजय नहीं है, विजय की लाश उसके घर पे मिली है और साथ में सक्षम भी है। विजय और सक्षम अगर मर चुके हैं तो अंदर जो किडनैपर है वो कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अंदर कौन हो सकता है? ऐसा Sure. पिज़्ज़े खाए जा रहे थे। जरूर ये पिज़्ज़ा किडनैपर्स ऑर्डर करते होंगे। शर्मा, पता लगाओ ये पिज़्ज़ा कौन ऑर्डर करता था और कौन इसे डिलीवर करता था। क्विक सर। वक्त तेजी से गुजर रहा था। एक एक मिनट पुलिस पर भारी था। मासूम जिंदगियां दांव पर लगी थी और पुलिस को यह मालूम ही नहीं था कि किडनैपर कौन है और उसका मकसद क्या है। पुलिस को अपना नेक्स्ट मूव प्लान करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन तभी एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगी। सर काफी दिनों से 2 पिज्जा डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन पिछले 3-4 दिन से 4 पिज्जा मंगा रहा है वो। ये पिज़्ज़ा रिसीव कर रहा है लड़का है या लड़की? नव्या, चुप रहना, यही रहना, ठीक है? ये हाँ साहब, यही ऑर्डर रिसीव करता था साहब, यही है वो। मेरा शक सही निकला। सर काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, कृष्णकांत जी का फोन लगातार बंद आ रहा है। शर्मा, तैयारी कर, पूरी टीम का बुलेट प्रूफ पहना, घर में घुसने का वक्त आ गया। मुझे माफ कर दो, मैं अपने बीवी बच्चे के पास नहीं जाऊंगा। उनको कुछ मत करो, मेरे परिवार को छोड़ दो। देखो परिवार को छोड़ दो। छोड़ो ये दीदी जी तुम्हारी गन। गोली मत चलाना, मैं बोल रहा हूँ गोली मत चलाना, वरना हम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। चुप कर गया, तुम सब बर्बाद कर दिया। हमें पता चल चुका है, अंदर तुम ही हो साहित्य। बाहर आओ।
बाहर आओ। अच्छा, आखिर तुम लोगों ने दिमाग लगा लिया ना? यहाँ से पकड़, चाबी निकल, चाबी निकल, चल इधर बेटा, वो लड़की को निकाल उस कमरे से, जल्दी जल्दी निकल कमरे से। साहित्य, चुप क्यों हो? बोलो क्या चाहते हो तुम? इंस्पेक्टर, बताओ किसे मारो देखना चाहते हो? बताओ। कोई भी सामने आया इंस्पेक्टर तो सबको मार दूंगा मैं। और किस किस को मारोगे? देखो मैं सब पता चल चुका है। सक्षम और विजय को तुमने मारा। पलक यहाँ आई थी। ओह, तो पलक ने भेजा तुम्हें? नए पार्टनर है उसके, ब्लैकमेल करने आया मुझे। जाके बोल दो एक पैसा नहीं मिलने वाला। चलो निकलो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका रिश्ता क्या पलक से? क्या रिश्ता? पीछे बैठ, पीछे बैठ। आखिर तुम चाहते क्या हो? और ये लड़की कौन है? देखो ये तो तुम्हारी अपनी बीवी और बच्चे हैं। छोड़ दो इन्हें। नहीं छोड़ सकता, यही तो प्रॉब्लम है। इंस्पेक्टर, अपने आदमियों को लेकर चले जाओ, सब बच जाएंगे। ये तो सब मर जाएंगे, सबके। पीछे पीछे जा, मार दूंगा। चल चल, मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा मैं। नजर कृष्ण, कृष्णकांत जी, साहित्य के बारे में आप जो भी जानते हैं सब कुछ बताइए। सर, ये साहित्य मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। 10 साल का था जब उसके पिताजी उसे छोड़कर चले गए थे। उसके 1 साल बाद उसके माँ ने भी और किसी से शादी कर ली और उसे उसके दादी के पास छोड़कर चली गई। सर माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया, मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकती। माँ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। साहित्य इस सदमे से उबर नहीं पाया सर, लेकिन उसके पास सरकारी नौकरी थी, इसलिए उसके दादी की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए मैं मीना से उसकी शादी करवाने के लिए राजी हो गया। लेकिन सर बाद में पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिमागी हालत? हाँ सर, वो रूल्स और ईमानदारी को लेकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करता है सर। मार दूंगा, चल पीछे। शर्मा, पीछे निकल। We had to change our strategy. एक काम करो, एक टीम लेकर पीछे से पड़ जाओ, मैं इसको बातों में जाता हूँ। सुमित आजा। साहिब, देखो मैं जानता हूं तुम कायदे कानून वाले इंसान हो, तुम अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करते हो। देखो हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इस तरह अपनी ड्यूटी को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। तुम तो कायदे कानून, नियम कानून ने मुझे तकलीफ दी है, अब तो और पार की बारी है। मीना, तुमने कभी मुझे दिल से अपनाया नहीं। मेरे अंदर हमेशा खामियां देखी है, लेकिन मैं इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हारे अंदर कभी खामियां देखी ही नहीं। साहिद, ये लड़की कौन है? इसको तुमने क्यों बंदी बनाया हुआ है? पलक?
जवाब दो पुलिस को। क्या हुआ, चोट लगी? हाँ, यहाँ पे। शायद मुंह चाहिए, रुको मैं दवा देता हूँ। काफी अकेले लगते हो तुम। ऐसा लगता है कि तुम्हें ना ही घर में कोई समझता है और ना ही ऑफिस में। सही कहा तुमने। कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ ना। नहीं बताएगी? चलो मैं बताता हूँ। हाँ? ये पलक है, इसका बाप गणेश मेरे स्कूल में सीनियर था। गणेश ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं पलक को रहने के लिए जगह दूं, क्योंकि इसको हॉस्टल से निकाल दिया गया था। दोस्त की बेटी थी इसलिए मैंने मदद की, लेकिन ये इतनी बड़ी चालू निकली, मुझे बहलाकर बिस्तर में ले गई, मेरे अंदर प्यार जगाया और मुझे ठुकरा दिया। यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड सक्षम से मुझे पिटवाया भी। मैंने ठान लिया था कि इतनी आसानी से मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसका पीछा करना शुरू किया तो पता चला कि सक्षम के साथ साथ इसने प्रोफेसर विजय को भी फांस रखा है। मैं मीना और पलक के साथ हंसी खुशी जीना चाहता था, इसलिए मैंने पहले विजय और सक्षम को रास्ते से हटाया। लेकिन मीना ने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने बहुत रोकाने की दी है, ये मेरी बातें नहीं मानी। क्यों मुझे छोड़कर जा रही तुम? साहित्य, मैंने फैसला कर ली। पर मेरी से क्या गलती हुई, फिर क्यों जा रही हो? मैं क्या गलती? साहित्य, अब तुम मेरा हाथ पकड़ो या सर फोड़ो, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। छुटकारा चाहिए मुझे तुमसे। मीना ऐसा मत करो। देखो मैं अकेला हो जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ मीना, प्लीज। मीना देखो मेरी बात सुनो। मीना, बीवी और बच्ची मुझे छोड़कर जा रहे थे, इसलिए मुझे दोनों को किडनैप करना पड़ा और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन इंस्पेक्टर, अब हो गया ना, ये हमारा अंदरूनी मामला है। आप पुलिस वालों का क्या काम? अब क्या, जाओ आप जाओ। अरे आप लोग मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग मुझे छोड़िए। देखिए ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। मुझे देखिए सर, इसको पता ही नहीं सर, मुझे पकड़ के रखा है। ये मेरा फैमिली मैटर, मैं बता रहा हूँ। मैं इसमें कुछ नहीं, मैं दोनों को प्यार करता हूँ, दोनों को रखना चाहता हूँ। फैमिली मैटर में सबसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के चल देंगे ऐसा। साहित्य इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस जल्दी ही उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। साहित्य को पता लग गया था कि मीना उसे छोड़कर जाने वाली थी और पलक ने भी उसके साथ रहने के लिए इनकार कर दिया था। साहित्य इस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये शायद उसके ट्रॉमेटिक बचपन के कारण था। बचपन में अपने पिता, उसके बाद अपनी माँ के द्वारा ठुकराए जाने के बाद साहित्य की स्थिति ठीक नहीं थी। उसे लगता था कि हर कोई उसे ठुकरा देता है, उसका तिरस्कार करता है। अकेले रह जाने का डर साहित्य के दिमाग पर हावी हो गया और जब मीना ने उसे छोड़ने की बात की, पलक ने उसका प्यार ठुकरा दिया, तो ये डर दोबारा जागृत हो गया। साहित्य मीना और पलक को अपना बनाकर रखना चाहता था और अपनी इस नामुमकिन सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो उसने रास्ता अपनाया वो न सिर्फ अनैतिक था बल्कि अमानवीय भी था। उसने उन्हीं लोगों की जान खतरे में डाली जिनसे वो प्यार करता था। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक और हैरत अंगेज करने वाली कहानी के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।